हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्यूशन करने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का क्या नाम है जी? हिस्ट्री चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद। और आप लोग नाम तो मेरा जानते होंगे, वाई सिद्धनाथ सर। तो आइए एक एक प्रश्न को लघु उत्तरीय का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला को देखेंगे जी। बहुत अच्छा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 अंक को आता है जी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 दिया है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। यानी 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण था जी। तो आइए आंसर को हम लोग देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। यानी 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश रहने के लिए, उसने अपने विरोधियों को, जो उनके विरोध करते थे, उनको खुश रहने के लिए एक स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति को अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। यानी इनके प्रति कौन था जी? दुश्मन था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था और फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था जी। और न ही उसे विदेशी नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासन काल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी। क्या जी? बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी। अब यहां से हम लोग देखेंगे यहां से कि सुधारवासियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में हियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजित किया। राजा ने इस पर रोक लगा दिया। अंत में पेरिस में क्या हुआ जी? विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, मैंने दिखावा हुआ, रोक किया और जुलूस को किया जी। तो जुलूस को निकाल दिया गया। क्या किया गया? जुलूस निकाल दिया गया। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए और अंत में दमनकारी नीति अपनाने जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति का आरंभ यानी शुरुआत हुआ। तो ये प्रश्न संख्या पहला का आंसर था। प्रश्न संख्या दूसरा नंबर देखिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 दिया है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। बताइए, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका रहेगा जी? माने इटली जो था वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य में विखंडित था, जो सबको कोची किया जी? एकीकरण किया। एकीकरण का मतलब होता है सभी चीज को एक जगह करना। तो आंसर देखिए, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। बाधक का मतलब ऑस्ट्रिया को जी था जी? रुकाव बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया और मेजरी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्यमी इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर, माने ऑस्ट्रिया के जो प्रधानमंत्री थे, मेटरनिंग के द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिकों के आंदोलनों को दबा दिया जी, जिसमें इटली का एकीकरण रुक गया और जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने में ऑस्ट्रिया का ने मेटरनिंग द्वारा
दमनकारी कानून पासवाद के आदेश को जारी किया और अंत में दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या बना जी, बाधक बन गया, माने रुकावट बन गया, किसके लिए, इटली और जर्मनी के लिए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखना, ठीक है जी। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ जी, तो इसका आंसर देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, नेपोलियन के आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक को अभिजाता त्रिवर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और शब्दारणों की वस्तु बना दी गया। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों के द्वारा नव युवक का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, माने हार गया। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और अध्यापक के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। यानी क्या हुआ जी, विरुद्ध किया किसके, फ्रांसीसी को, तो यूरोप में कुछ हुआ, देशभक्ति का कुछ हुआ, विक्षोभ, अलग अलग लोग पार्टी लेने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, प्रश्न संख्या देखिए चौथा, गैरिबाल्डी के कार्यों के चर्चा करें। गैरिबाल्डी कौन कौन से काम किए थे उनका चर्चा करना है जी। तो देखिए आंसर, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाता है, जो कौन सी कहलाता है जी, लाल कुर्ती का संगठन किया था। यानी आपसे एग्जाम में पूछ दे कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था जी, तो गैरिबाल्डी। तो इनकी सहायता से अपने सिसिली पर अधिकार कर वहां की गणतंत्र की स्थापना की और वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण किया, मैंने वहां से युद्ध किया करना चाहता था, परंतु काबूल ने भी इसकी अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या हम लोग 5 नंबर, प्रश्न संख्या देखिए 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है जी, कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। क्या था जी, असंभव था, कैसे, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा जी, विलियम प्रथम पर्सा के राजा जानता था, क्या जी, यानी पर्सा कौम के राजा जानता इसको था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। यानी जब भी ऑस्ट्रिया फ्रांस को बिना हराए हुए, बिना पराजित किए हुए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। और 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्ति किया, माने इसको प्रधानमंत्री बनाने का कोची किया जी, तो इसको प्रधानमंत्री के लिए बहाल किया। और बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्याएं का समाधान पर्सा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति को क्या किया था जी, अपनाया था। यानी हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि रक्त और लौह की नीति, यानी रक्त और लौह की, देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क आपका राइट आंसर होगा। तो अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क का चांसलर ना बनाया, यानी अगर विलियम चाहता कि बिस्मार्क को हम प्रधानमंत्री न बनाता, तो बिस्मार्क के लिए जमा का एकीकरण असंभव
प्रतीत हो जाता है, यानी 20 मार्क के लिए जमुना का एकीकरण असंभव प्रतीत होता है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए।